बोले, अरे अरे, बहुत गर्मी हो रही है। पसीना तो जैसे पानी की तरह बह रहा है मेरे शरीर से। आहा, ऊपर से भूख भी लगी है। सुमित सारा दिन मजदूरी करके शाम के वक्त अपने घर पर जाने लगता है। चलो अच्छा है कि आज मुझे तनख्वाह मिल गई। आज मैं घर पर अपनी बेटी की पसंद का खाना बनवाऊंगा। सुबह से सुमित भूखा था क्योंकि उसके घर के अंदर राशन तक नहीं था। वह अपनी कमाई हुए पैसे लेकर सड़क से जा रहा था कि तभी सामने से एक बहुत तेज गाड़ी आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सड़क पर खून से लथपथ सुमित दर्द से तड़प रहा था। तभी एक आदमी एम्बुलेंस को कॉल करके सुमित को अस्पताल में भर्ती करवा देता है, जहां उसकी गरीब माँ और उसकी गरीब पत्नी अपनी बेटी के साथ उसे देखने पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? कहाँ है मेरा बेटा? कार एक्सीडेंट के दौरान आपका बेटा कोमा में चला गया है। उसे कोमा से बाहर निकलने में 2 लाख रुपए लग जाएंगे। अगर आपके पास इतना पैसा है तो हम आगे का इलाज शुरू कर सकते हैं, वरना 2 हफ्ते बाद दवाइयों के साथ आपका बेटा डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सुनते ही दोनों सास बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उनके पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वह सुमित का इलाज करवा सके, इसलिए वह सुमित के डिस्चार्ज होने के बाद उसे अपने घर ले आते हैं और उसकी देखरेख करते हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ बेचारी घर की बहू संजना के ऊपर पड़ गया था। घर में राशन का एक दाना तक नहीं है, क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, घर की जरूरत का पूरा तो करना ही होगा और उसके लिए मुझे नौकरी करनी होगी, वरना नौकरी करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। संजना अपनी सास से ऐसा कहती है, जिसके बाद वह अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर देती है। बहुत मुश्किलों से उसे एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम मिलता है। वह अपने घर को चलाने के लिए मजदूरी ही करने लगती है। दिन रात मजदूरी करके वह घर में राशन डलवाती है और साथ में अपनी बेटी को स्कूल में भी डाल देती है। इसी के चलते वह एक गुल्लक भी खरीदती है और अपने पति के इलाज के पैसे वह उसमें जोड़ने लगती है। 300 रुपए का काम किया है, 150 रुपए इस गुल्लक के अंदर डाल देती हूँ, बाकी खर्च के लिए निकाल लेती हूँ, सब्जी लाने के लिए। संजना बचे हुए पैसे राशन और सब्जी ले आती है, जिसके बाद वह खाना बनाती है और अपनी बेटी और सास को परोसती है। माँ, आप रोजाना दाल, आलू, चावल, रोटी ही बनाती हो, कभी पनीर, राजमा चावल ये सब क्यों नहीं बनाती? बेटी, हमारे पास जितने पैसे होते हैं हमें उसमें ही गुजारा करना पड़ता है, इसलिए। वैसे तुमने अपना होमवर्क कर लिया या नहीं? कर लिया माँ। सेजल ऐसा कहकर उदास मन से खाना खा लेती है। अगले दिन तक सवेरा होता है। संजना अपनी बेटी के उठने से पहले ही काम कर निकल जाती है। उसकी सास कल्याणी सेजल को स्कूल के लिए तैयार करती है। चलो बेटी, स्कूल का समय हो गया है, कहीं तुम लेट ना हो जाओ। कल्याणी सेजल को स्कूल छोड़ने जाती है, जहाँ स्कूल में पढ़ने तक कल्याणी स्कूल के बाहर ही बैठी रहती है। जैसे ही सेजल की छुट्टी हो जाती है, कल्याणी उसे स्कूल से बाहर से ही लेकर घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में एक पिज्जा वड़ा पाव वाला दिखाई देता है। दादी माँ, मुझे वड़ा पाव खाना है, वो भी पिज्जा वाला। मुझे वड़ा पाव खिलाओ ना दादी माँ। अरे बेटी, मुझ पर तो बस राहत की सब्जी के लिए ही पैसे बचे हैं। अगर ये खर्च कर दिए तो खाना क्या बनेगा रात को? सेजल जिद करने लगती है। नहीं दादी माँ, मुझे नहीं पता, मुझे वड़ा पाव खाना है, मुझे पिज्जा वड़ा पाव खाना है। सेजल की जिद के आगे कल्याणी क्या ही करती, वह उसे वड़ा पाव वाली दुकान पर ले जाती है। अरे भाई साहब, बताओ जरा, कैसा दिया है वड़ा पाव? 300 रुपए का एक वड़ा पाव है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? अरे वड़ा पाव बेच रहे हो या वड़ा पाव के रूप में सोना? ये सुनने के बाद दुकान वाला कल्याणी और उसके साथ सेजल को देखकर कहता है, अरे तुम जैसे लोगों ने कभी जिंदगी में पिज्जा वड़ा पाव ये भी खाया भी है? तुमने तो शक्ल भी नहीं देखी होगी, तुम्हारी औकात नहीं है वड़ा पाव खरीदने की, तो फिर दुकान पर मुंह उठाकर क्यों चली आई? चल जाओ यहाँ से और मेरे ग्राहकों को आने दो। आगे वहां से। दुकान वाला कल्याणी को बहुत जलील करता है। सेजल भी बहुत मायूस हो जाती है। कल्याणी सेजल को वापस घर ले आती है, लेकिन घर पर आने के बाद भी सेजल वड़ा पाव के लिए ही रोने लगती है। मुझे तो वड़ा पाव ही खाना है, मुझे पिज्जा वड़ा पाव खाना है, मुझे किसी ने पिज्जा वड़ा पाव नहीं खिलाया। इसी तरह वह रोती रहती है। शाम को जब संजना मजदूरी करके वापस घर लौटती है, वह अपनी बेटी सेजल को रोते हुए देख उससे पूछती है, क्या हुआ मेरी बिटिया, क्यों रो रही है? माँ, मुझे पिज्जा वड़ा पाव खाना है, दादी माँ ने मुझे पिज्जा वड़ा पाव नहीं दिलवाया। माँ, मुझे आप पिज्जा वड़ा पाव दिलवाओ ना। अरे इतनी महंगी चीज के लिए जिद कर रही है, ऐसे कैसे पिज्जा वड़ा पाव खिलाते? एक पिज्जा वड़ा पाव 300 रुपए का है। नहीं नहीं, मुझे पिज्जा वड़ा पाव ही खाना है। अच्छा तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें पिज्जा वड़ा पाव जरूर खिलाऊंगी।
संजना इस तरह कहकर अपनी बेटी को चुप करवा देती है। अगले दिन मजदूरी के पैसे मिलते हैं। वह उन पैसों से पिज्जा वड़ा पाव बनाने का सामान घर पर ही ले आती है। ये देखो सेजल, मैं वड़ा पाव बनाने का सामान लेकर आई हूँ। अब मैं पिज्जा वड़ा पाव बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। संजना पिज्जा वड़ा पाव बनाने लगती है। तभी घर पर उसके पति का दोस्त रुपेश आ जाता है। मैं अपने दोस्त को देखने आया था। अब सुमित की हालत कैसी है? जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं इनके इलाज के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। बहुत जल्दी इनका इलाज करवाऊंगी। भाई साहब, आप अंदर आइए और यहाँ बैठिए। संजना के कहने पर रुपेश सुमित के पास बैठ जाता है। इतने में संजना पिज्जा वाला वड़ा पाव बनाकर अपनी बेटी को भी देती है और साथ में रुपेश को भी दे देती है। वाह बहन, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तुमने कहाँ से बनाना सीखा? बेटी ने किसी दुकान पर पिज्जा वड़ा पाव देखा था। वहाँ पर बहुत महंगा था। इतना महंगा वड़ा पाव खिलाना तो मेरे बस में नहीं था, इसलिए मैंने घर पर ही बना लिया। अरे बहन, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तुम्हें जब इतनी अच्छी चीज बनानी आती है तो तुम क्यों ना इसी की दुकान खोल लो? दुकान कैसे खुलेगी? मैं बहुत मेहनत करके एक एक रुपया जोड़ा है और अब मेरे पास कुल मिलाकर 20,000 रुपए हो गए हैं, जो कि मैं अपने पति सुमित के लिए ही जोड़ रही हूँ। उन्हें मैं खर्च नहीं करूंगी। देखो बहन, मुझ पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुमने ये काम खोल लिया तो तुम बहुत तरक्की कर सकती हो। 20,000 रुपए तुम लगाओ, बाकी के मैं लगा दूंगा। पार्टनरशिप में हम दोनों मिलकर ये काम खोल लेते हैं। जो भी कमाएंगे उसका आधा आधा ले लेंगे। बोलो। अगर मुनाफा होने की जगह में घाटा हो गया तो हम क्या करेंगे? भैया, मेरे पैसे तो डूब ही जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो। अगर पैसे डूब भी गए तो मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस लौटा दूंगा। चिंता मत करो, आगे बढ़ने की सोचो। संजना रुपेश की बात मान लेती है। वह अपने पैसे रुपेश को दे देती है। रुपेश उन पैसों में अपने पैसे मिलाकर पिज्जा वड़ा पाव की दुकान के सामने ही एक बड़ी सी पिज्जा वड़ा पाव की दुकान खोलता है, जहां पर संजना पिज्जा वड़ा पाव बनाना शुरू करती है और 300 रुपए की जगह वह 150 रुपए का रेट लगाकर पिज्जा वड़ा पाव बेचती है। उसके हाथों का पिज्जा वड़ा पाव बहुत स्वादिष्ट होता है, जिसके चलते कम रेट और स्वादिष्ट खाने के लिए लोग उसकी दुकान के आगे ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। ओह माय गॉड, कितना स्वादिष्ट पिज्जा वड़ा पाव है। आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट पिज्जा वड़ा पाव नहीं खाया, वो भी मात्र 150 रुपए में। अरे सच में ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप तो बहुत अच्छा पिज्जा वड़ा पाव बनाती हो। मुझे एक पैक भी कर देना, मैं अपनी माँ को खिलाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। संजना बहुत खुश होती है। पहले दिन ही उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती है। वहीं उसके सामने वाली दुकान धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। अब सब लोग उसी से पिज्जा वड़ा पाव खरीदते हैं, जिसके चलते वह रुपेश को शुक्रिया अदा करती है। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे कमाने के लिए रास्ता बना दिया। अपने पति का इलाज अच्छे से करवा सकूंगी और उनके इलाज के लिए पैसे भी जल्दी जोड़ सकूंगी। कोई बात नहीं बहन, ये सब तो चलता ही रहता है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी मेरे दोस्त का इलाज करवा लो। और हाँ, पहले तुम पिज्जा वड़ा पाव बेचकर अपना घर खर्च और पति के लिए पैसे जोड़ो। जब सुमित भाई ठीक हो जाएगा तब जो भी प्रॉफिट होगा उसका मुझे आधा दे देना। रमेश ऐसा कहकर चला जाता है। संजना बहुत खुश होती है और वो रोजाना पिज्जा वड़ा पाव बेचकर खूब पैसा कमाती है और उस पैसे को अपने पति के इलाज के लिए जोड़ने लगती है। कुछ समय में वह अपने पति के इलाज के लायक पैसे जोड़कर उसका इलाज करवा देती है। इसी के चलते सुमित कोमा से बाहर निकल आता है। एक जिंदा लाश की तरह पड़े रहने पर कैसा लगता है, आज मुझे महसूस हो गया। इतने दिनों से मुझे अपने शरीर को देखकर भी अफसोस हो रहा था। माना मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे सब कुछ सुनाई देता था, सब कुछ समझ आता था। मैं अपनी इस जिंदगी को कोस रहा था, लेकिन संजना, तुमने इतनी मेहनत करके मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। सुमित ऐसा कहकर रोते हुए अपनी पत्नी संजना को गले से लगा लेता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? ये तो मेरा पत्नीव्रता कर्तव्य है जो मैं निभा रही हूँ। इस तरह सुमित अब संजना के साथ पिज्जा वड़ा पाव बेचने का काम करता है और उसकी बहुत सारी मदद भी करवाता है। दोनों पति पत्नी मिलकर पिज्जा वड़ा पाव बेचते हैं और उसकी कमाई का आधा हिस्सा रुपेश को भी दे देते हैं, जिसके बाद वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही थी और रजत और रोहन सामान की बोरी उठाकर उन्हें ट्रक में लोड कर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था ना, जल्दी जल्दी हाथ चलाना। देखो कमबख्त बारिश भी शुरू हो गई। अब मेरा सामान खराब हुआ तो मैं तुमसे ही भरपाई करवाऊंगा। नहीं साहब, ऐसा मत करना। हमने सारी बोरी रख दी है, बस 2 बोरियां और बची हैं, एक चक्कर में हो जाएंगी। हाँ मालिक, बस अभी करते हैं हम। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। रजत और रोहन दोनों जल्दी से मिलकर बची दोनों बोरियां अपने कंधों पर उठाकर ट्रक में लोड करने के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी कीचड़ में रोहन का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। मेरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? रजत जल्दी से बोरी रखकर रोहन को देखता है। तुम ठीक तो हो ना? भैया, मुझे चोट लग गई। तभी वहाँ उनका मालिक आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हाँ मालिक, मेरे भाई को चोट लग गई।
अरे मेरी बोरी से सारी सब्जियां बाहर गिरकर खराब हो गई। क्या तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता? मैं इसी बात के पैसे देता हूँ क्या तुम्हें? माफ करना मालिक, लेकिन मेरा पैर फिसल गया था इसलिए ऐसा हुआ। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा। तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। ऐसा मत कीजिए मालिक, हम सुबह से इतनी मेहनत से इतनी सारी बोरियां ढो रहे हैं, आप हमारे पैसे मत काटिए। क्यों ना काटूं? मुझे नुकसान हुआ है तो पैसे तो काटूंगा ही। 1 रुपया तक नहीं दूंगा आज तुम्हें। ऐसा मत कीजिए, घर पर बच्चे भूखे हैं, हमें उन्हें भी खाना खिलाना है। रोज की दिहाड़ी से ही हमारे घर का चूल्हा जलता है। रजत और रोहन के बार बार विनती करने के बाद भी महेंद्र नहीं मानता और आखिर में उन्हें केवल 100 रुपए ही देता है। पैसे लेकर बारिश में दोनों बड़ी मुश्किल से घर की तरफ जा रहे थे। गिरने की वजह से रोहन के पैर में चोट लगी थी और वह लंगड़ा कर चल रहा था। तुझे तो बहुत चोट लगी है, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं भैया, मामूली सी चोट है, इसमें भला डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत? जरूरत क्यों नहीं है? देख कितना खून बह रहा है। नहीं भैया, डॉक्टर के बिना वजह पैसे ले लेगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमें राशन भी लेना है। आप घर चलिए, मैं घर जाकर इस पर कुछ लगा लूंगा। लेकिन मेरे भाई। कोई बात नहीं भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोहन रजत की बात को बीच में काटते हुए कहता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, आज फिर से घर में पानी भर गया है। पहले ही छत कम टपक रही थी, जो ऊपर से पानी भी भर गया। हाँ बिल्कुल सही कहा, पूरे घर में पानी भर गया है। तो सही है ना दादी, हमारे घर में भी स्विमिंग पूल बन गया। हाँ, हम इसमें तैरेंगे। चुप करो, कुछ भी बोलते हो। इतना गंदा पानी घर में घुस रहा है और इन्हें मस्ती की पड़ी है। ये तो बच्चे हैं, इन्हें क्या ही पता। अब हमें पानी निकालना होगा। चलो बच्चों, तुम भी हमारी मदद करो। सभी बाल्टी की मदद से घर से बाहर पानी निकालने लगते हैं। बारिश में उन्हें बहुत परेशानी होती थी। वहीं दूसरी तरफ रजत और रोहन भी राशन लेकर घर वापस आ जाते हैं। रोहन को लगी चोट देखकर सभी घबरा जाते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लग गई तुझे? माँ, रोहन का पैर फिसल गया और वो गिर गया, इसलिए उसे इतनी चोट लग गई। तो भैया आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? मैंने इसे बहुत बोला, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। क्यों? माँ, पहले ही हमारे मालिक ने आज हमारी पगार काट ली। ऊपर से जो पैसे हमें मिले वो भी मैं डॉक्टर को दे देता तो घर में राशन तो खत्म हो गया था ना, इसलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं गया और हम थोड़ा राशन ले आए। हे भगवान, कितने मजबूर हैं हम। डॉक्टर के पास जाने के लिए भी पैसे नहीं है और ना ही पेट भर खाने के लिए। क्या होगा हमारा? कोई बात नहीं माँ, तुम चिंता मत करो। तब रजत जल्दी से रोहन को पलंग पर बैठाता है और पहले उसकी चोट साफ करता है और थोड़ा डेटॉल लगाने के बाद, डिटॉल से इसमें इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। मैं हल्दी का पेस्ट लगा देती हूँ, उससे आराम होगा। रोहन की चोट का इलाज करने के बाद रिया सबके लिए खाना बनाती है और सबको परोसती है। क्या माँ, आज सिर्फ खाने में चावल ही है? माँ, हम सूखे चावल कैसे खाएं? हाँ बेटा, सूखे चावल तो गले से नीचे उतरते ही नहीं है। आज हम सिर्फ चावल ला पाए, कोई बात नहीं, हम कल थोड़ी सब्जी भी ले आएंगे। अजी आप भी कितने नखरे कर रहे हैं। बच्चों का तो फिर भी समझ में आता है। अब जो मिला है वो खा लीजिए। आज पहले ही बच्चों को काम पर कितनी परेशानी हुई है। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, मुझे कोई परेशानी नहीं। सूखे चावल भी अच्छे होते हैं। चलो बच्चों, अब खाना शुरू करो। इस तरह उन्हें बड़ी परेशानी होती थी। दिन गुजर रहे थे और उसके साथ बारिश का मौसम भी अपना कहर बरसा रहा था। वहीं रजत और रोहन को भी काम करने में बड़ी परेशानी होती थी। एक दिन बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे, तब उनके पास मोनू आता है। और बताओ, तुमने आज क्या खाया? आज हमने दाल चावल खाए थे। मैं जब भी तुमसे पूछता हूँ तब तुम हमेशा दाल चावल का ही नाम लेती हो। क्या तुम्हारे घर पर सिर्फ यही बनता है? क्या तुम कभी कुछ और नहीं खाती? बनता है ना, हमारे घर भी अलग खाना बनता है। हमारे घर रोटी सब्जी भी बनती है। पिंकी की मासूमियत भरी इस बात को सुनकर मोनू फिर से हंसने लगता है। अरे यार, दुनिया में सिर्फ यही खाना नहीं होता, बहुत तरह के खाने होते हैं, जैसे पानी पूरी, नान और भी। अच्छा, तो तुमने आज क्या अलग खाया? मैंने तो आज छोले भटूरे खाए हैं। क्या कहा? छोले भटूरे? अरे बटूले नहीं, भटूरे होते, भटूरे। भटूरे? हाँ भाई, हाँ भटूरे। ये क्या होते? मैंने तो आज से पहले कभी इनका नाम भी नहीं सुना। क्या कहा तुमने? कभी भटूरे नहीं खाए? नहीं, मैंने कभी भटूरे नहीं खाए। कैसे होते हैं ये? अरे बहुत टेस्टी होते हैं, इन्हें खाकर तो मजा आ जाता है। इनके जितना टेस्टी खाना कुछ नहीं होता। तुम भी कभी खाकर देखना, मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर मोनू वहाँ से चला जाता है और छोले भटूरों का नाम सुनकर पिंकी और चिंटू के मुंह में पानी आ जाता है। पिंकी, मुझे भी छोले भटूरे खाने हैं। हाँ, मुझे भी खाने। चलो हम भी मम्मी को जाकर बोलते हैं। दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर के अंदर जाते हैं।
अरे अरे, ऐसे कीचड़ के हाथ पैर लेकर दौड़े कहाँ रहे हो? जाओ पहले हाथ पैर धो लो, बारिश के मौसम में भी बड़ी दिक्कत है। दादी हम हाथ पैर बाद में धोएंगे, पहले आप हमारी बात सुनिए, हमें बहुत जरूरी बात बतानी है। अच्छा, ऐसी क्या जरूरी बात है, बताओ बच्चों। बुआ, क्या आपने कभी छोले भटूरे खाए हैं? क्या छोले भटूरे? अचानक से तुम्हें छोले भटूरे कहाँ से याद आ गए? मैंने भी कभी बहुत पहले खाए थे, मुझे तो उनकी याद ही दिला दी तुमने। तब बुआ कैसे होते हैं छोले भटूरे? आपने हमें नहीं खिलाया, अकेला अकेला खा लिया। बड़े स्वादिष्ट होते हैं, और जब मैंने छोले भटूरे खाए थे तब तुम बहुत छोटे थे, तुम खाना नहीं खा सकते थे। तो अब हमें भी छोले भटूरे खाने, आप हमें भी खिला दीजिए। अब तो हम सब खा सकते हैं। हाँ, हमें भी छोले भटूरे खाने, मेरा बहुत मन है। अरे अचानक से तुमने छोले भटूरे की जिद कहाँ से पकड़ ली? मोनू ने हमें बताया कि उसकी मम्मी ने आज उसके लिए छोले भटूरे बनाए थे, तो आप भी हमारे लिए छोले भटूरे बना दीजिए। मैं अभी नहीं बना सकती, हमारे पास उतने पैसे नहीं है और ना ही उसका कोई सामान। कोई बात नहीं, आप बाजार से ले आइए, लेकिन हमारे लिए छोले भटूरे बनाइए। हमें भी देखना है छोले भटूरे कैसे होते हैं। हमने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं कि वो कैसे होते हैं। अच्छा ठीक है, बस करो, मैं बाद में तुम्हारे लिए बना दूंगी। तब तो दोनों बच्चे मान जाते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से दोनों छोले भटूरे खाने की जिद करने लगते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे छोले भटूरे खाने हैं। मैंने कहा ना, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे भी छोले भटूरे खाने हैं। चुप करो दोनों, अभी जो खाना मिला है वही खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना है खाना, मुझे बस छोले भटूरे खाने और कुछ नहीं। ये भगवान, दोनों इतने जिद्दी कैसे हो गए? अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा बच्चों की क्या गलती, रोज रोज ऐसा खाना खाकर तो हम भी पक जाते हैं। अब तो मेरा भी छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। अजी चुप कीजिए, कुछ भी बोलते रहते हैं आप। आपको पता है ना हम सादा खाना भी कितनी मुश्किल से खा पा रहे हैं। हमारे घर के हालात कैसे हैं, तो हम भला छोले भटूरे कैसे खा सकते हैं? मुझे नहीं पता, मुझे एक बार छोले भटूरे खाने तो खाने हैं। मुझे भी चखना है कि कैसे होते हैं। दोनों बच्चों को गला फाड़ कर रोते देख रिया को भी बहुत बुरा लग रहा था। तब उसे एक आइडिया आता है। ठीक है, तुमने कभी छोले भटूरे नहीं खाए ना, तो मैं तुम्हें छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगी। क्या सच में मम्मी? हाँ, लेकिन पहले तुम अभी खाना खा लो, मैं कल तुम्हें छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है। पिंकी और चिंटू चुपचाप खाना खा लेते। उसके अगले दिन सुबह, मम्मी आज तो आप हमारे लिए छोले भटूरे बना रही हो ना? हाँ बेटा बिल्कुल। ये बात सुनकर पिंकी खुश होकर घर के बाहर खेलने चली जाती है। तब, लेकिन भाभी हमारे पास तो ना छोले हैं, ना मसाले और ना ही मैदा खरीदने के पैसे, तो आप कैसे छोले भटूरे बनाएंगी? बाकी सब तो मैं देख लूंगी, लेकिन मुझे थोड़े छोले और मसाले तो लाने ही होंगे। एक काम करो, तुम पड़ोस वाली काकी से थोड़े से छोले ले आओ और मैं बाजार से कुछ मसाले लेकर आती हूँ। नेहा पड़ोस वाली काकी के घर जाती है। अरे नेहा बेटा, कैसे आना हुआ? काकी, क्या आप हमें थोड़े छोले उधार दे सकती हैं? बच्चों ने छोले भटूरे खाने की जिद पकड़ी है और आप तो जानती हैं हमारे हालात कैसे हैं। हाँ बेटा रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। विमला अंदर आती है और छोले लाकर नेहा को देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी। कोई बात नहीं बेटा। इधर नेहा छोले मांग कर लाती है और वहीं दूसरी तरफ रिया ने कुछ पैसे जोड़े थे, उनकी मदद से वो मसाले लेकर आती है। और घर आने के बाद, मैं जब तक छोले की सब्जी तैयार करती हूँ तब तक तुम आटा गूंथो। आटा? लेकिन भाभी आटे के भटूरे नहीं बनते हैं। हाँ लेकिन पूरियां तो बनती है ना। अब बच्चों को क्या ही पता कि भटूरे कैसे होते हैं। कम से कम पूरी बनाकर खिला दूंगी तो उनकी संतुष्टि हो जाएगी। भाभी मानना पड़ेगा, आपने भी कमाल आइडिया निकाला है। उसके बाद रिया छोले की सब्जी तैयार करती है और नेहा आटा तैयार करती है, जिसके बाद रिया गरम गरम पूरियां बनाती है और सबको खाने के लिए बुलाती है। ये आज हम छोले भटूरे खाएंगे। क्या सच में? फिर तो मजा आ जाएगा। रिया सबको खाना परोसती है, जिसे देखकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। अरे बेटा, लेकिन ये तो। रमेश आगे कुछ बोल पाता उससे पहले रिया उसकी बात काटती है और उसे इशारा करते हुए कहती है, हाँ पापा जी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन बच्चों का इतना मन था छोले भटूरे खाने का तो मैंने बना ही दिए। रमेश भी रिया की बात को समझ जाता है और ठीक है बेटा, मैं समझ गया। इस तरह बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और कुछ दिन बाद बच्चे बारिश में खेल रहे थे, तभी उनके पास मोनू आता है। और दाल चावल खाने वाले बच्चों, तुम्हें पता है आज मैंने फिर से छोले भटूरे खाए हैं। हम हमेशा दाल चावल नहीं खाते, हमने भी छोले भटूरे खाए हैं। क्या कहा? मैं मान ही नहीं सकता, तुमने तो कभी उसका नाम भी नहीं सुना, तो तुम्हें क्या पता उनका असली स्वाद? मुझे तो पता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने पिछले हफ्ते छोले भटूरे खाए, मेरी मम्मी ने बनाए थे। हाँ बहुत स्वादिष्ट थे, मजा आ गया। मुझे यकीन नहीं है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम हमारे घर पर आना, हम तुम्हें भी खिलाएंगे। ठीक है, मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा। कुछ दिन बाद पिंकी और चिंटू फिर से छोले भटूरे खाने की जिद करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को सही साबित जो करना था। बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार रिया उनकी ये डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, मैं आज बना देती हूँ, लेकिन तुम ऐसे बार बार जिद नहीं करोगे? ठीक है मम्मी।
रिया फिर से सामान उधार लाती है और उनके लिए पूरी और छोले बनाती है। वहीं पिंकी और चिंटू मोनू को भी अपने घर पर बुला लेते हैं। तब देखो मेरी मम्मी ने छोले भटूरे बनाए, तुम भी खा लो। मोनू सामने पूरी और छोले देखकर हैरान हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें उल्लू बनाया, ये कोई छोले भटूरे नहीं है, ये छोले की सब्जी के साथ पूरी है। वही मैं सोचूं कि तुम कभी छोले भटूरे कैसे खा सकते हो, तुम्हें कभी छोले भटूरे खाने को नहीं मिलेंगे। इतना कहकर मोनू हंसते हुए वहाँ से भाग जाता है और बेचारी पिंकी और चिंटू का दिल टूट जाता है। आपने हमें उल्लू क्यों बनाया? हाँ, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हारे भले के लिए ऐसा किया था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, इन्हें कैसे समझाऊं। रिया उन्हें चुप करवाने की कोशिश करती है लेकिन वो चुप नहीं होते। भाभी, ये ऐसे चुप नहीं होंगे, इनका दिल बुरी तरह टूटा है। अब तो इन्हें एक बार छोले भटूरे खिलाना ही होगा। शाम को रजत और रोहन जब काम पर से घर वापस आते हैं तब रिया उन्हें सारी बात बताती है। अजी, अब आप ही कुछ कीजिए, बच्चों को भटूरे खिलाइए। मैं इन्हें अभी ढाबे पर लेकर जाता हूँ। चलो बच्चों, हम छोले भटूरे खाने चलते हैं। क्या सच में? चलो पापा चलते हैं। रजत उन्हें एक ढाबे पर लेकर जाता है लेकिन जब वहां जाकर उसे छोले भटूरे का दाम पता चलता है। अरे ये तो 100 रुपए की प्लेट है, ये तो बहुत महंगी है। मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं। वहां ढाबे पर सभी छोले भटूरे खा रहे थे और पिंकी और चिंटू उनको छोले भटूरे खाता हुआ देख रहे थे, जिससे उनके मुंह में पानी आने लगा। और पापा चलो ना, मेरे भटूरे ले लो। हाँ पापा ले लो। दोनों बच्चे मासूमियत से रजत को देख रहे थे लेकिन रजत करता भी क्या। बच्चों, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, हमें घर वापस चलना होगा। रजत की ये बात सुनते ही दोनों बच्चों का दिल टूट जाता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंखों में आंसू लिए दोनों बच्चे घर वापस आते हैं और बिना खाए पिए ही सो जाते हैं। पता नहीं मैं कैसा पिता हूँ, मैं उनकी खाने की भी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। कोई बात नहीं जी, आज हम छोले भटूरे नहीं खिला सके तो क्या हुआ, हम अपने बच्चों को एक बार छोले भटूरे जरूर खिलाएंगे। इस तरह दिन गुजरते हैं। उनकी हालत काफी खराब थी। ऐसे ही एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और सभी बाहर आंगन में बैठे थे। ये तो छोले भटूरे की खुशबू है। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन हमें कभी छोले भटूरे खाने को नहीं मिलेंगे। हाँ, सच कहा बच्चों, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा भी छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। सच कहूँ तो इतने दिनों से छोले भटूरों का नाम सुन सुनकर और आज इतनी अच्छी खुशबू के बाद तो मेरा भी छोले भटूरे खाने का मन करने लगा है। तभी मोनू छोले भटूरे खाते हुए अपनी छत पर आता है और जैसे ही पिंकी और चिंटू उसकी तरफ देखते हैं तब वह भटूरा खाते हुए उन्हें चिढ़ाता है। देखो देखो, मैं असली छोले भटूरे खा रहा हूँ, तुम तो नकली छोले भटूरे खाते हो। ऐसे मजाक उड़ाकर मोनू वहाँ से चला जाता है। लगता है हमें कभी छोले भटूरे खाने को नहीं मिलेंगे। सही कहा, क्या हम कभी असली छोले भटूरे खा पाएंगे? दोनों बच्चों को उदास देख रिया का कलेजा कांप जाता है। अगले दिन रजत खुश होकर आता है। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें सच में छोले भटूरे खिलाऊंगा। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। उस दिन भी हमने दूसरों को खाते हुए देखा तो खुद नहीं खा पाए थे। हाँ, उस दिन भी आपने हमें उल्लू बनाया था। नहीं बच्चों, मुझे पता चला है थोड़ी दूरी पर यहाँ एक साप्ताहिक बाजार लगता है जहाँ पर सस्ते छोले भटूरे मिलते हैं। मैं तुम्हें आज जरूर खिलाऊंगा। रजत दोनों बच्चों को मनाकर बुधवार को लगे साप्ताहिक बाजार में ले जाता है। वहाँ 20 रुपए की एक छोले भटूरे की प्लेट मिल रही थी। भैया, एक प्लेट छोले भटूरे देना। ठीक है, अभी देता हूँ। उससे छोले भटूरे लेने के बाद रजत पिंकी और चिंटू को छोले भटूरे खिलाता है। छोले भटूरे खाकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, सच में मजा ही आ गया। हाँ, मुझे भी छोले भटूरे बहुत अच्छे लगे। मैंने आज से पहले इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। हाँ बेटा, खाओ, जी भर कर खाओ। दोनों बच्चों को इतनी खुशी से छोले भटूरे खाता देख रजत को भी बहुत खुशी होती है। उसके बाद तीनों घर वापस आ जाते हैं। आज तो मजा ही आ गया। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। दोनों बच्चों को खुश देखकर सभी बहुत खुश थे, लेकिन काश हमें भी छोले भटूरे खाने को मिल जाते। हाँ, मेरा भी छोले भटूरे खाने का बहुत मन है। उनकी ये बात सुनकर रिया को कुछ सूझता है और वो अगले ही दिन बारिश में भीगती हुई एक ढाबे में काम ढूंढती है और उसे बर्तन साफ करने का काम मिल जाता है। काफी दिनों की मेहनत के बाद जब उसे अपनी पगार मिलती है तो वह उससे छोले भटूरे बनाने का सामान लेकर आती है। आप सभी का छोले भटूरे खाने का बड़ा मन था ना, तो आज मैं सच में असली वाले छोले भटूरे बना रही हूँ। क्या कहा? सच में बेटा? फिर तो मजा ही आ जाएगा। हाँ भाभी, फिर तो आप अपना जादू दिखा ही दो। बस फिर क्या था, रिया छोले भटूरे बनाती है जिसकी खुशबू से पूरा घर महक उठता है और फिर रिया सबको छोले भटूरे परोसती है। मजा आ गया। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। अरसा हो गया था कुछ स्वादिष्ट खाए हुए। सच में पापा, बहुत समय बाद कुछ स्वादिष्ट खाने को मिला है। सच में बेटा, तूने हमारे लिए इतनी मेहनत की। मम्मी, आपके छोले भटूरे तो बाजार वाले अंकल के छोले भटूरे से भी बहुत स्वादिष्ट है। हाँ भाभी, पिंकी सही कह रही है। आपने तो कमाल ही कर दिया। बहुत स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए हैं आपने। क्यों ना रिया, तुम भी अपना छोले भटूरे का काम शुरू कर दो। साप्ताहिक बाजार में इसमें बहुत मुनाफा होता है। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, ये काम बहुत अच्छा चलेगा।
ठीक है, फिर आप सब कहते हैं तो मैं अपना काम शुरू करती हूँ। बस बिना कोई देरी किए रिया बारिश में अपना छोले भटूरे का काम शुरू कर दिया और हर साप्ताहिक बाजार में वह छोले भटूरे बेचने लगी। आइए आइए, छोले भटूरे खाइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे, एक बार खाएं बार बार आए। हल्की हल्की बारिश में उसके पास एक ग्राहक आता है। आप 2 प्लेट छोले भटूरे पैक कर दीजिए, मेरे बच्चों को आपके हाथ के छोले भटूरे बहुत पसंद हैं। जी मैं अभी कर देती हूँ। इस तरह रिया छोले भटूरे का काम शुरू करती है और उसे इसमें मुनाफा भी होने लगा और वह घर पर सबके लिए छोले भटूरे भी बनाने लगी, जिसके बाद अब बारिश में सभी छोले भटूरे का आनंद लेते थे।